हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं एंड मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी टू कवर दिस सब्जेक्ट थ्रू माय वीडियोस MEG 17। तो मैंने वीडियोस के थ्रू सभी ड्रामास को कवर किया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं तो एक PDF अवेलेबल है, उस PDF के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले सभी ड्रामास को अच्छे से देखिए। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी किस तरीके से आप सभी ड्रामास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तभी आपको वो क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ऑल गॉड्स चिल्ड्रन गॉट विंग्स बाय यूजीन ओ'नील। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. देखिए, सभी वीडियोस के यहाँ प्रिपरेशन के लिए पहले आप ड्रामास को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करिए। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो जब भी आप कोई आंसर करें तो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, दैट इज समथिंग अबाउट द प्ले, इंट्रोडक्शन अबाउट द प्ले। प्ले कब पब्लिश हुआ था, कब सबसे पहले परफॉर्म हुआ था, प्ले में क्या है, बेसिक थीम क्या है, वो आप मेंशन करते हैं तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड बिगिनिंग ऑफ एनी आंसर। All God's Children Got Wings, a play written by Eugene O'Neill, first performed in 1924। इस तरीके से शुरुआत करिए। थीम क्या एक्सप्लोर करता है? रेस आइडेंटिटी, सोसाइटल प्रेजुडिस इन अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिका। अमेरिका में बहुत रेसिज्म रहा है वंस अपॉन अ टाइम। वी ऑल नो दैट। ये प्ले उसी रेसिज्म की कॉम्प्लेक्सिटीज को बताता है और दिखाता है किस तरीके से हर इंडिविजुअल एक चैलेंज फेस करता था और कुछ सोसाइटल नॉर्म्स थे जिन्हें सबको फॉलो करना पड़ता था। यूजीन ओनील, born 1888 and died 1953, quite a contemporary of T.S. Eliot, अगर आप T.S. Eliot को भी जानते हैं। फेमस अमेरिकन प्ले राइट थे और इनके प्लेस के टाइटल्स बड़े पोइटिक हुआ करते थे। प्लेस के टाइटल ही पोइटिक और रियलिज्म के लिए काफ़ी पॉपुलर थे। रियलिज्म जो कि काफ़ी और राइटर्स के साथ भी एसोसिएटेड है। एंटन चेखोव जो कि रशियन राइटर हैं, इब्सन जो कि एब्सर्ड प्लेस के लिए पॉपुलर हैं, एंड स्ट्रिनबर्ग। तो ये सभी राइटर्स हैं जो कि रियलिज्म से एसोसिएटेड हैं। इस प्ले में जो टेक्निक यूज की गई दैट इज एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा प्ले जो कि इनर फीलिंग्स को दिखाता है सभी कैरेक्टर्स की, किस तरीके से सोसाइटल ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके साथ क्या क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है हर कैरेक्टर का। कैरेक्टर्स किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या सिंबॉलिक इमेजरी है, इमोशंस क्या हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस है ना कैरेक्टर्स का, दैट वी गेट थ्रू दैट प्ले। इस तरीके के प्लेस को एक्सप्रेशनिज्म प्ले बोला जाता था। एक्सप्रेशनिज्म के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे और मैं आपको अपनी PDF में सेपरेट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी डिटेल में। पहले हम कैरेक्टर्स को जानते हैं, इन कैरेक्टर्स के थ्रू ही हम स्टोरी को जानेंगे। तो जो हमारे मेल फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स हैं, दे आर जिम हैरिस एंड एला डाउनी। जिम ब्लैक हैं, एला इज वाइट, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, और किस तरीके से टॉर्मेंटेशंस फेस करते हैं दैट वी विल कम टू नो। तो सबसे पहले जानते हैं जिम हैरिस को। जिम एला के हस्बैंड हैं, अफ्रीकन अमेरिकन मैन हैं हु अटेम्प्ट्स टू पास लॉ स्कूल एग्जामिनेशन। काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं एला के लिए और काफ़ी सबमिसिव भी हैं, सबमिसिव टू हर डिमांड्स। देन आई इंट्रोड्यूस यू टू मिसेस हैरिस। मिसेस हैरिस जो कि जिम और हेटी की मदर हैं। मिसेस हैरिस एक ओल्डर वुमेन है जिनको रेसेस का मिक्स होना पसंद नहीं है, ऑल्दो शी इज अ ब्लैक। एंड देन वी कम टू हेटी। हेटी हेटी हैरिस, Jim's sister, a teacher in a black school, proud of her race, and Hetty tries to accept the sister-in-law Elia and even nurses her when she becomes ill. लेकिन Elia is racist. Elia does not like black people. इनिशियली एला के व्यू पॉइंट कुछ डिफरेंट थे, लेकिन धीरे धीरे एला के व्यू पॉइंट्स रेसिस्ट होते चले जाते हैं। देन वी कम टू एला डाउनी। एला डाउनी जो कि जिम की वाइफ हैं। एला डाउनी एक वाइट गर्ल हैं, 1 year यंगर देन जिम। एज अ चाइल्ड ऑफ 8 शी एडमायर्स हिम। जब बच्चे थे तब वो एडमायर किया करती थी, बट लेटर शी रिवील्स अ हेट्रेड फॉर ब्लैक पीपल। धीरे धीरे सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स उनके माइंड में भी एंटर होते चले जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज 3 पीपल, शॉर्टी, जो एंड मिकी। तो जानते हैं इन 3 लोगों को।
शॉर्टी शॉर्टी इज एला's चाइल्डहुड फ्रेंड, वाइट गैंगस्टर हैं जो कि ऑफर करते हैं इवन एला को प्रोस्टिट्यूट बनना when she is going through some financial crisis. Next is जो जिम के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं एंड अफ्रीकन अमेरिकन गैंगस्टर who is mad at Jim for trying to use education to escape from his life. जो कहते हैं कि हम ब्लैक लोगों के लिए एजुकेशन नहीं बनी, इस तरीके का व्यू पॉइंट है. देन इट इज मिकी भी एला के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं जो कि एक बॉक्सर हैं who leaves Ella after she becomes pregnant with his child. So once upon a time they had an affair. She is pregnant but she is left by this person, Mickey. कैरेक्टर समझ लिए हमने, अब कैरेक्टर्स के थ्रू ही स्टोरी समझेंगे. पहले प्ले को जान लेते हैं थोड़ा. द प्ले सेंटर्स अराउंड द इंटररेशियल मैरिज बिटवीन जिम हैरिस एन अफ्रीकन अमेरिकन मैन एंड एला डाउनी, अ वाइट वुमेन फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. किस तरीके का ये मैच हो सकता है वो आप लोग सोच सकते हैं. उनकी रिलेशनशिप में काफ़ी सोसाइटल अपोजिशंस आते हैं, पर्सनल चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ही रेशियल प्रेजुडिस चल रहा था उस वक्त. The play is divided into 2 acts and 7 scenes. एक एक सीन को हम लोग कवर करेंगे. अभी हम सीन 1 करते हैं. एक्ट 1 सीन 1. सीन 1 देखते हैं. कर्टन जैसे ही राइज होता है 3 सड़कें दिखाई जाती हैं हमें. The street to the left is all white and street to the right is all black. किस तरीके से सेग्रीगेशन है वो हमें देखने को मिलता है. 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, कुछ ब्लैक हैं कुछ वाइट हैं. तो दिखाया गया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि अदर वन इज वाइट और ब्लैक. और उन्हीं बच्चों में एक हैं एला और बाकी बच्चे हैं शॉर्टी एंड मिकी जो कि वाइट हैं. इसके अलावा है जिम एंड जो कि ब्लैक हैं. As the sun sets, the children realize that they must go home, but Jim and Ella एक दूसरे के साथ बातें करने में अभी भी बिजी हैं. Jim is shown to be attracted towards Ella. Alone, Jim tells Ella that he has been drinking chalk and water to make himself white. तो Jim, being a child, अभी हम उनकी चाइल्डिश हरकतों के बारे में बात करेंगे. जिम को ऐसा लगता है कि उन्हें भी वाइट बनना चाहिए और इसकी वजह से वो चॉक और वाटर को मिक्स करके ड्रिंक करें जिससे कि वो वाइट हो जाए. वेरी चाइल्डिश एस्पिरेशन. लेकिन उसमें भी एक थीम है कि एवरी ब्लैक इज वांटेड टू बी लाइक वाइट. एला विश करती है कि काश मैं ब्लैक होती. तो दोनों एट प्रेजेंट काफ़ी रोमांटिक है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की जैसा बनना चाहते हैं. Despite their racial differences, they agree that he will be her fellow, she his girl, and the scene ends when she throws a kiss to him. Scene 2 में 9 years का गैप आ जाता है. सेम कॉर्नर दिखाया गया हमें, लेकिन अब बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं. हॉर्स कैरेजेस जो थे वो कार्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. जिम अब एक लॉयर बनना चाहते. Actually, he is struggling for recognition from Ella, who is romantically involved with Mickey at present, not with Jim. Shorty and Joe question Jim's black identity. Shorty और Joe दोनों ही कहते हैं कि being with black identity, will you ever be able to pursue Ella? Not possible. तो मॉक करते हैं उसकी एस्पिरेशंस को, उसकी एजुकेशनल एस्पिरेशंस को भी. नॉट ओनली द एस्पिरेशन टू गेट एला बट द एस्पिरेशंस टू गेट एजुकेटेड. जिम का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक होता हुआ नजर आता है. सीन 3 में 5 साल का और गैप आ जाता है. 5 years later, the neighborhood completely deteriorate हो चुका है. सोसाइटल डिसअप्रूवल आ चुके हैं ब्लैक और वाइट को लेकर. Jim and Ella, however, reconcile their relationship, which results in Ella being disowned by her family. Ella एक white person होते हुए भी black person को choose कर रही है, उनकी खुद की family उन्हें disown कर देती है. Jim confesses his repeated failures in the bar exam, law exam, attributing them to his feelings of inferiority rather than a lack of knowledge. तो जिम जब बार बार फेल होते रहते हैं तो उन्हें अपने ब्लैक होने की वजह से इंफीरियर फील होता है, ना कि लैक ऑफ नॉलेज फील होता है. एला इनिशियली काफ़ी सपोर्टिव हैं जिम को लेकर. सपोर्टिव ऑफ हिम रेफर्स टू हिम एज वाइट मेटाफोरिकली. बूस्ट करती हैं उसका कॉन्फिडेंस और ये सीन कंक्लूड हो जाता है विद जिम प्रपोजिंग टू एला एंड शी जॉयफुली एक्सेप्टिंग इट. नेक्स्ट सीन में, सीन 4 में हम इन दोनों की शादी देखते हैं. A few weeks later, in front of a church, Jim and Ella, now married,
preparing to leave New York by steamer. जो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो गए इनकी शादी और इनके फ्यूचर को लेकर, लेकिन एट प्रेजेंट एला थोड़ी सी फियरफुल है। एक्ट 2 में जाकर हम लोग मिलते हैं मिसेस हैरिस और हेटी से, जिनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। सो 2 years लेटर एट जिम्स फैमिली होम, न्यू कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस, मिसेस हैरिस, जिम्स मदर, एंड हेटी, हिज सिस्टर. They discuss Jim and Ella's return, highlighting the racial tensions surrounding the interracial marriage. इंटररेशियल मैरिज होना एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर रेशियल टेंशंस ऑलरेडी चल रही हैं, कितना क्रूशियल हो सकता है, वी कैन अंडरस्टैंड. हेटी एक्सप्रेस करती हैं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू देयर रिलेशनशिप एंड सजेस्ट दैट जिम एंड एला शुड कन्फ्रंट प्रेजुडिस डायरेक्टली रादर देन अवॉइडिंग इट. हेटी फील करती हैं कि इन दोनों को अपने 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 कलर को लेकर एक कॉन्शियसनेस आ रही है, और वो कॉन्शियसनेस कभी ना कभी हाई अमाउंट ऑफ प्रेजुडिस में कन्वर्ट होगी, और उन्हें इस प्रेजुडिस को अवॉइड करने की जगह एक्सप्रेस करना चाहिए. जिम रिवील्स दैट एला फेल्ट आइसोलेटेड एंड फियरफुल इन फ्रांस पार्टली ड्यू टू हिम. तो जिम भी अपनी सिस्टर को बताते हैं कि एला धीरे धीरे आइसोलेटेड होती जा रही है मुझसे, मे बी वो कलर कॉन्शियसनेस, वो टेंशंस वो बढ़ती जा रही है. Tensions rise as Hetty probes Ella's feeling for Jim. Hetty is a very strong person with 6 senses, जो कि जज कर रही हैं बड़े ही आराम से कि एला और जिम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं. वो रेशियल टेंशंस जो चल रही हैं सोसाइटी में, वही टेंशंस रिस्पॉन्सिबल हैं उनके आपस के डिस्टेंस के लिए. 6 months का और गैप आ जाता है. जिम को दिखाया जाता है कि वो डीपली अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, बाकी सब कुछ भूल कर. Hetty visits and is concerned about Ella's declining mental state and suggests Jim should leave her for his own well-being. तो हेटी आती है और कहती हैं कि एला तो बिल्कुल ही डिस्टेंट होती जा रही है हम सबसे, और जिम को उसे छोड़ देना चाहिए. एला एंटर करती है रूम में, इमोशनली अनस्टेबल, एंड कन्फ्रंट्स हेटी, लीडिंग टू अ बिटर आर्ग्यूमेंट where Ella insults Hetty with very abusive derogatory language. तो एला और हेटी की लड़ाई हो जाती है. जिम इंटरवेन करते हैं टू डिफेंड एला, कॉजिंग अ रिफ्ट विद हेटी एंड फैमिली टेंशंस. रेशियल टेंशन तो सोसाइटी में चल ही रही हैं. जब जिम अपनी वाइफ की साइड लेते हैं तो फैमिली टेंशंस भी शुरू हो जाती हैं. एक्ट 2 सीन 3. 6 महीने और बीत चुके हैं. एला की मेंटल हेल्थ और डिटीरियोरेट होती चली जा रही है. उनके जो रेशियल व्यू पॉइंट्स हैं, रेशियल सेग्रीगेशन से रिलेटेड व्यू पॉइंट्स हैं, वो बहुत हाई प्रोफाइल होते चले जा रहे हैं. शी ओपनली स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग रेसिस्ट व्यूज अगेंस्ट जिम्स एस्पिरेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन अचीवमेंट्स. एंड जिम एक बार फिर से आते हैं एक न्यूज़ के साथ कि फिर से उनका एग्जाम फेल हो गया. प्ले यहीं पर कंक्लूड हो जाता है विद जिम डिसाइडिंग नॉट टू अटेम्प्ट द एग्जाम अगेन एंड एला लुकिंग फॉर सिंपलर टाइम्स ऑफ देयर चाइल्डहुड. एला एक रेजोल्यूशन लेती हैं कि अब से वो एक दूसरे को अपने चाइल्डहुड नामों से ही बुलाएंगे, जो कि थे रिस्पेक्टिवली पेंटी फेस एंड क्रो फॉर एला एंड जिम. तो बेसिकली वी कैन से प्ले की ओपन एंडिंग हो गई है. ये दो अब ये डिसाइड करते हैं कि उन्हीं बचपन के इनोसेंट डेज में वापस चले जाएंगे, जबकि रेशियल सेग्रीगेशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे. एक दूसरे को उन्हीं नामों से बुलाएंगे. जिम को बुलाया जाएगा क्रो नाम से और एला को बुलाया जाएगा पेंटी फेस नाम से. अब थीम देखते हैं. दिस इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, आइडेंटिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ रेशियल प्रेजुडिस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स. किसी भी रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा गैप्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, इट कैन बी रिलीजियस टेंडेंसीज, इट कैन बी द गैप इन एजुकेशन, इट कैन बी द गैप इन एज. जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, जनरली ऐसा होता है कि शुरुआत में द रिलेशनशिप गोज वेरी स्मूथ और बाद में वो गैप एक रीज़न बनने लगता है फॉर द डिस्टेंस बिटवीन दैट कपल. यही यहाँ पर भी हुआ. इनिशियली बोथ वर इन लव विद ईच अदर, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली जो सोसाइटल व्यू पॉइंट्स थे ना, कलर्स को लेकर, रेसिज्म को लेकर, वो दोनों के ऊपर हावी होते चले गए. थ्रू एक्सप्रेसिव सीन्स एंड सिंबॉलिक एलिमेंट, यूजीन ओनील delves into the inner turmoil of his characters,
हर कैरेक्टर के दिल में क्या चल रहा है ना बहुत अच्छे से पता चलता है। सिर्फ सोसाइटी का प्रेशर ही नजर नहीं आता, सोसाइटी का प्रेशर उनके माइंड को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है वो भी नजर आता है, और वही एक्सप्रेशनिज्म है। तो ये 3 थीम्स आप कह सकते हैं, रेस एंड आइडेंटिटी, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, लव एंड सेक्रीफाइस। रेस आइडेंटिटी तो पूरी सोसाइटी फेस कर रही है और उस सोसाइटी से हर इंडिविजुअल भी इम्पैक्ट हो रहा है। ओनील ने प्रेजुडिस भी एक्सप्रेस किया है कि जब रेसिज्म होता है तो अपनी अपनी कलर कॉन्शियसनेस आ जाती है। लव और सेक्रीफाइस भी दिखाया गया किस तरीके से, इन स्पाइट ऑफ द रेशियल टेंशन द लव इज देयर बिटवीन टू कैरेक्टर्स, और वो दो कैरेक्टर्स किस तरीके से लास्ट में अपना प्रेजुडिस छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, सोसाइटी को अपोज करके एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। ये प्ले क्यों एक्सप्रेशनिज्म की कैटेगरी में आता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। O'Neill employs expressionistic techniques such as fragmented dialogue, symbolic imagery, and surrealistic scenes to convey the character's emotional and psychological state as well as the oppressive societal forces they confront. जब हम इमेजिन करें बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो अपने सेंटेंसेस को प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं, इतना कुछ होता है एक्सप्रेस करने के लिए कि भूल जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें बोलनी है, क्या क्या बताना है, कैसे अपना व्यू पॉइंट समझाना है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक वे में फ्रेगमेंटेड डायलॉग्स दिखाए गए हैं, हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है लेकिन ठीक से कर नहीं पा रहा है। इमेजरी दिखाई गई है, सीरियलिज्म दिखाया गया है, कुछ ऐसे सीन्स जो कि कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल स्टेट को प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशनिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था पूरी सोसाइटी में ही, बहुत से राइटर्स ने एक्सप्रेशनिज्म वे में लिखना शुरू किया था। All God's Children Got Wings, considered a pioneering work for its frank exploration of interracial relationships and racial prejudice in American theatre. इससे पहले इतने एक्सप्रेसिव वे में कभी नहीं दिखाया गया था। काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेयल किया गया है लव, आइडेंटिटी और स्ट्रगल का। कैरेक्टर्स जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड स्ट्रगल करते हैं तो किस तरीके की कंडीशन होती है कैरेक्टर्स की और पूरी सोसाइटी की। टाइटल देखिए एक सॉन्ग से लिया गया, ऑल गॉड्स चिल्ड्रन गॉट विंग्स, एक नीग्रो स्पिरिचुअल सॉन्ग है। चिल्ड्रन इज एन ओल्ड फैशन डायलेक्ट वर्ड फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन चिल्ड्रन अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, लेकिन ओल्ड डायलेक्ट में चिल्ड्रन को ही चिल्ड्रन बोला जाता था, तो उस सॉन्ग से इंस्पायर होकर टाइटल रखा गया। सो द टाइटल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ओल्ड डायलेक्टिकल नीग्रो स्पिरिचुअल सॉन्ग। जुलाई ऑनवर्ड सभी एमईजी सब्जेक्ट्स के लाइव बैचेस शुरू हो जाएंगे, उसके बारे में आप लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट यूजिंग द लिंक इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट to share and subscribe the channel.